हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हमने साइंस में एंडोक्राइन सिस्टम को शुरू कर रखा है। उसमें हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे उसके बारे में कि हमने कौन सी ग्रंथि पढ़नी है। तो आज पढ़ेंगे हम थाइमस ग्लैंड को। कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे हम? थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे आप थाइमस ग्लैंड भी ऐसे भी लिख सकते हैं, थाइमस ग्लैंड। अब देखिए, इससे जो पहले ग्लैंड पढ़ी हमने वो कौन कौन सी पढ़ी, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके नीचे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड के बाद हमने क्या पढ़ रहे हैं हम? थाइमस। थायराइड के बाद क्या पढ़ रहे हैं हम? थाइमस। तो ये थायराइड कहाँ है? ये गर्दन में है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? ये आपकी चेस्ट में होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? आपकी चेस्ट में। अब देखिए, ये चेस्ट में कहाँ होती है? जो आपका चेस्ट का बीच वाला पार्ट है, बिल्कुल ये थाइमस ग्रंथि वहीं बैठी रहती है। तो इसको स्थान देख लेते हैं इसका। थाइमस ग्लैंड कहाँ मिलेगी? चेस्ट में। चेस्ट। ठीक है, अब देखिए, ये केवल 12 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है। 12 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है। थाइमस ग्लैंड शरीर में 12 वर्ष तक ही सक्रिय रहती है। 12 वर्ष से हम क्या समझते हैं? मैं इसे 12 वर्ष की जगह ऐसा भी कह सकता हूं कि यौन अवस्था से पहली अवस्था तक। यौन अवस्था से पहले, पहले तक। यौन अवस्था को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। यौन अवस्था से पहले तक ये सक्रिय रहती है। अच्छा, इसका काम क्या है? इस ग्लैंड का काम क्या है? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा या हमारी प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करना। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करना। ये क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार करती है। कैसे तैयार करती है प्रतिरक्षा तंत्र को? देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे तैयार करती है? थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड में एंटीबॉडी बनती है। कैसे? जैसे कोई बच्चा है, ठीक, इसकी उम्र 5 से 7 वर्ष है। अब ये मिट्टी में भी खेलेगा, बाहर भी निकलेगा, अलग अलग एनवायरनमेंट में जाएगा। तो जब ये इस तरीके की डाइवर्सिटी चीज़ें फेस करेगा तो इसको आपके बैक्टीरिया से और वायरस से भी सामना करना पड़ेगा। तो 5 से 7 वर्ष की उम्र में ये जो ग्लैंड होती है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। ठीक है, तो जब बच्चा बाहरी चीज़ों से एंटीजन को फेस करता है, जब बच्चा एंटीजन को फेस करता है, एंटीजन का मतलब क्या है? बाहरी तत्व जो बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, इस तरीके की। तो ये क्या करेंगे? जब ये एंटीजन आएंगे तो थाइमस ग्लैंड क्या करेगी? थाइमस ग्लैंड इनके प्रति, इन एंटीजनों के विपरीत, इन एंटीजनों के विरुद्ध क्या बना देंगी? एंटीबॉडी बना देंगी। अब पूरी होल लाइफ, कभी भी पूरे जीवन, जब भी इस तरीके का कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस बॉडी में एंट्री करेगा तो वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट एंटीबॉडी बना देता है। कैसी बॉडी बना देता है? परमानेंट एंटीबॉडी। कहाँ? थाइमस ग्लैंड में बन के तैयार हो जाती है। जैसे देखिए, जो वैक्सीन सिस्टम है, जो आपका वैक्सीन सिस्टम है, वो कैसे काम करता है? वैक्सीन हमेशा 5 से 7 वर्ष या 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों को लगाई जाती है। कारण क्या है? 8 वर्ष के बाद, हालांकि ये लगा 10-11 तक भी लगाई जा सकती है, लेकिन 10-11 के बाद बच्चा फिर प्यूबर्टी में एंट्री करने लगता है, तो थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो 5 से 7 वर्ष की उम्र जो होती है बहुत ही एक्टिव होती है थाइमस ग्रंथि के लिए। तो जब क्या करते हैं कि इसमें, जैसे मान लिया पोलियो का
जैसे पोलियो का वायरस है, जैसे पोलियो का वायरस है। अब ये पोलियो पोलियो का वायरस क्या करेगा, बॉडी में एंट्री करेगा। अब क्या होता है, बच्चों की इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होती, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक था। तो जैसे इसने एंट्री करी तब तक उसने अपनी एंटीबॉडी बनाई, तब तक उसने एक न्यूरो सिस्टम के साथ में एक अंग को खराब कर दिया, पैर को खराब कर दिया, पूरे आधे अंग को खराब कर दिया, दोनों पैर खराब कर दिए। लेकिन हाँ, अब एंटीबॉडी बन चुकी है, अब लाइफ में कभी भी वो उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसने पहले तो पहुंचा दिया ना। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने ये दिमाग लगाया कि जो पोलियो का वायरस है उसको डेड कर दो, उसको मृत अवस्था में कर दो, और मृत अवस्था में करके 5 से 7 वर्ष के बच्चों को इंजेक्ट कर दीजिए। तो जब 5 से 7 वर्ष के बच्चों को इंजेक्ट किया जाएगा तो बॉडी उस चीज के लिए पहले ही सक्रिय हो जाएगी। वो देखेगी कोई बाहरी एंटीजन आया है तो पहले ही अपने सैनिक तैयार कर लेगी, किसके रूप में, एंटीबॉडी के रूप में यहाँ पे। अब जैसी एंटीबॉडी बनेगी, अब फिर जब कभी जीवन में या 5-7 वर्ष में ही तभी अगर ये वायरस दोबारा आता है तो उसके लिए लड़ने के लिए पहले से तैयार कौन है, एंटीबॉडी बैठी है। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी वैक्सीन लगाई जाती है वो 5 से 7 वर्ष की उम्र में ही अधिकतर लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थाइमस ग्लैंड। इसमें हमने देखा कि कहाँ पाई जाती है, चेस्ट में है। कब तक काम करती है, 12 से लगभग 12 वर्ष की उम्र तक, यौनावस्था से पहले। ठीक है, प्यूबर्टी से। काम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का इसका काम है। अब देखिए ठीक, अब इससे आगे पढ़ते हैं। इसके आगे कौन सी है, पैनक्रियाज, अग्नाशय। देखिए जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब भी हमने अग्नाशय को पढ़ा था। तो ये 2 तरीके से काम करता है। अच्छा, इसको कहते हैं मिक्स ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। किसको, पैनक्रियाज को। एक तो इसमें एंजाइम निकलते हैं, क्या निकलते हैं इसमें, एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन वगैरह। तो एंजाइम तो हमें नहीं पढ़ने, ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिए हैं। ये हमने किस में पढ़ लिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, इसका ये वाला दूसरा, इसका पैनक्रियाज का दूसरा पार्ट, जहां से वो हार्मोन निकलते हैं जो आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। देखिए तो पहला क्या निकलता है इससे, इंसुलिन। हालांकि मैंने इंसुलिन पढ़ाया है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए। दूसरा है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। ये 2 हार्मोन हैं, इनके बारे में हमें आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसको ग्लूकागोन को मैं ही समझा दूंगा इंसुलिन के पास ही, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किसमें बदल देता है, ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहाँ बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, कैसे, जैसे आपने भोजन किया, आपको जरूरत है 300 कैलोरी की, लेकिन आपने ले ली 500 कैलोरी। अब 500 कैलोरी किसके रूप में घूम रही है, आपके ग्लूकोज के रूप में घूम रही है बॉडी में। तो इंसुलिन आएगा और इंसुलिन क्या करेगा, इसको ग्लाइकोजन में बदल कर आपके लीवर के आसपास रख देगा। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर बॉडी में घूमेगा, अगर ये ग्लाइकोजन ना बने, इंसुलिन बनना बंद हो जाए या कम हो जाए और ग्लूकोज बढ़ता चला जाए ब्लड में, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं इसको, डायबिटीज मेलिटस क्या कहते हैं इसे, डायबिटीज मेलिटस। शुगर की बीमारी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, शुगर की बीमारी। तो क्या हो जाता है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, बॉडी में कहाँ, ब्लड में, तो ब्लड में जब इंसुलिन कम बन रहा है तो वो किसके
कहाँ बनता है इंसुलिन, कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज का फंक्शनल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, तो क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो शुगर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। अब देखिए इधर ये जो अभी एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये किस में बदल दिया? ग्लाइकोजन में। अब एक और हार्मोन है, जब आपका जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है और बहुत तेजी से इंसुलिन ज्यादा बनने लगा। अब इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो ग्लाइकोजन में बदल देगा। अब कभी आप फास्ट रखते हैं या खाना नहीं खाते या रुष्ट हो जाते हैं तो क्या करेगा? अब यहाँ पे ग्लूकागोन है, कौन है? ग्लूकागोन। अब ये ग्लूकागोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को किस में बदल देगा? इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किस में? ग्लूकोज में। ठीक है, तो आपने देखा कि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ग्लाइकोगोन क्या करता है? एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जब आपको जरूरत पड़ती है अलग से तो उसे ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये मेन फंक्शन है किसके? आपके हार्मोनल सिस्टम में, पैनक्रियाज के। ठीक, तो बीमारी भी देख लिया आपने, इंसुलिन हो जाएगी इससे। तो इस तरीके से आपने दो ग्लैंड पढ़ी आज, एक तो थाइमस, एक तो थाइमस ग्लैंड, और दूसरी पढ़ी आपने पैनक्रियाज। अब देखिए थाइमस में हमने क्या बताया? 12 वर्ष तक काम करती है, T4 लिम्फोसाइट्स बनाती है। T4 लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है? एंटीबॉडी, आपकी जो एंटीबॉडी है। ठीक है, पैनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन, तो ये है आपकी दो ग्रंथियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो अगला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है आपकी किडनी पर, और उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए मैंने इनकी अलग से पीपीटी नहीं बनाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतना इसमें कुछ था नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूँ आपको, जैसे मैंने इंसुलिन और ग्लूकागोन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है। तो ये दो हार्मोन वहाँ भी मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा इंट्रो इसका देना था। दूसरा उधर से थाइमस ग्लैंड को हम नर्वस सिस्टम, सॉरी हम जो पढ़ेंगे आपका तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो आपकी एंटीबॉडी और जो बीमारियां पढ़ेंगे उसमें भी हम थाइमस ग्लैंड को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये कोई कहेंगे कि थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कोई विशेषित नहीं है। ये क्या करता है? जब आपकी बॉडी में कोई बाहरी सब्सटेंस एंट्री करता है तो एक इंटरल्यूसिन बनता है। इंटरल्यूसिन क्या है? देख लीजिए इसको एक बार, बता देता हूं आपको। जैसे थाइमस ग्लैंड ने क्या बनाया? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स बनाई। अभी टी लिम्फोसाइट्स में T4 लिम्फोसाइट्स है जो आपकी एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। वैसे लिम्फोसाइट्स क्या ही होती है? T4 T6 T7 T8 T1 T2 T3, इस तरीके से T4 लिम्फोसाइट्स है। ये क्या काम करेगी? एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। तो जब कोई बाहरी सब्सटेंस एंटर होता है, जैसे मान लिया ये बॉडी है, ठीक, अब मैं दूसरा कलर लेता हूं रेड, ये कोई बॉडी है। अब ये एक महाराज घूमते हुए आ रहे हैं, इन्होंने यहां देखा, ठीक, तो बॉडी में सबसे पहले किससे टकराएंगे? सेल से। तो यहाँ पे सेल है, ठीक। अब आप इसको एक सेल ही मान लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पे जब ये आपकी बॉडी में एंटर करता है तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंटरल्यूसिन। इंटरल्यूसिन, इंटरल्यूसिन क्या करता है? मैसेंजर है। इंटरल्यूसिन क्या करता है? ये मैसेंजर है। मैसेंजर किसका मैसेंजर है? T4 लिम्फोसाइट्स को बताएगा ये कि बाहर से कोई आया है। तो ये क्या कहेगी? अच्छा बाहर से कोई आया है, तो ये अपने सभी लोगों को इकट्ठा करने लगेंगे एंटीबॉडीज को, और सभी लोगों को इकट्ठा करके एक साथ अटैक कर देंगे सब मिलके। तो सब मिलके एक साथ अटैक करके इसको समाप्त कर देते हैं। तो ये ही T4 लिम्फोसाइट्स है, और ये एंटीबॉडी कहाँ बनती है? आपकी थाइमस ग्लैंड में।
थाइमस ग्लैंड कब तक जीवित रहती है? 12 वर्ष तक। ठीक है, इसीलिए बच्चों को वैक्सीन 12 वर्ष से पहले पहले लगा दी जाती है। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में एड्रिनल ग्लैंड के साथ में। तो ये छोटी क्लास थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा दिया, अलग से पीपीटी बनाने की जरूरत महसूस नहीं समझी। ठीक है, धन्यवाद।